स्वागत है आपका दिन भर की कुछ काफी बड़ी इंटरनेशनल खबरों के साथ। नॉर्थ कोरिया अपने फेल्ड मिसाइल टेस्ट को दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहा है और माना ये जा रहा है कि एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट लॉन्च था जो अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप अब बेलारूस पे एक ऐसा सैंक्शन लगाने जा रहा है जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ये सैंक्शंस रूस को दबाने के लिए लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजों की सप्लाई चेन गड़बड़ा सकती है। अमेरिकन गाड़ियों के बाजार को अब इंपोर्टेड चाइनीज गाड़ियों से खतरा है और माना ये जा रहा है कि चाइना अब जबरदस्ती और लीगल तरीके से यूएस मार्केट में घुसने की कोशिश में है, वो भी तब जब यूएस चाइना से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे पूरे तरीके से बैन लगा चुका है। और अगर चाइना किसी तरह से ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो टेस्ला और फोर्ड जैसी कंपनीज का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा भारत जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा और इसके लिए इसरो द्वारा डेवलप्ड सबसे नए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। कमाल की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी हिस्ट्री में ये सबसे भारी सैटेलाइट होने वाला है। इन सभी हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। बात करें पहली खबर की तो हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, लेकिन ज्यादातर टेस्ट की तरह इसे भी एक फेलियर माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ये भी क्लियर हो गया कि यूएस, रशिया, चाइना और भारत के बाद अब नॉर्थ कोरिया भी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने की कोशिशों में लगा हुआ है। आपको बता दें कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल माक 5 से माक 10 तक की स्पीड तक पहुंच सकती है और माना ये जाता है कि अभी तक दुनिया का एक भी ऐसा देश नहीं है जो इस तरह की मिसाइल्स को रोकने की डिफेंस कैपेबिलिटीज रखता है। खैर, बात करें मेन खबर की तो इस मिसाइल को नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास से कहीं सुबह 5:30 बजे लॉन्च किया गया था, लेकिन 250 किलोमीटर तय करने के बाद इस मिसाइल में धमाका हो गया। कुछ खबरों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने इस बार इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया था और ऐसा करके नॉर्थ कोरिया ज्यादा तेज और रडार को ना दिखने वाली मिसाइल्स तैयार कर सकेगा। ये टेस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के नॉर्थ कोरिया के दौरे के कुछ ही दिनों बाद किया गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले साउथ कोरिया से खबरें निकल के आ रही थी कि नॉर्थ कोरिया से हजारों की तादाद में बलून्स यानी कि गुब्बारे भेजे जा रहे थे, जिनमें कूड़ा और ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी कि इंसानी मल नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में डंप किया जा रहा था। अब क्लियरली ऐसा दिखने लगा है कि पूरी दुनिया और दुनिया के बड़े देश 2 गुटों में बढ़ चुके हैं, जहां एक गुट में यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी और इसराइल जैसे देश शामिल हैं, वहीं दूसरे गुट में रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश आ चुके हैं। अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान को छोड़ के भारत के संबंध दुनिया के सभी देशों से काफी अच्छे हैं। बात करें दूसरी खबर की तो यूरोपियन यूनियन रशिया की वजह से बेलारूस पे अपने सैंक्शंस को और टाइट करने जा रही है। वैसे आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन के युद्ध से भी पहले यूरोपियन यूनियन बेलारूस पे 2020 से सैंक्शंस लगा चुका है, लेकिन माना ये जा रहा है कि हथियारों में लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बेलारूस के रास्ते रशिया को पहुंचाई जा रही है। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि रशिया आजकल वॉशिंग मशीन, फ्रिज और डिश वॉशर जैसी चीजों में लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल अपने हथियारों को चलाए रखने में कर रहा है। कमाल की बात ये है कि ये सेकंड हैंड और मल्टीपर्पज चिप्स मेनली बेलारूस रशिया को सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा बेलारूस पोटैश का एक काफी बड़ा प्रोड्यूसर है और इसकी एक भारी मात्रा रशिया को बेलारूस की तरफ से सप्लाई की जाती है। ये वही पोटैश है जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स या खाद को बनाने में होता है और क्योंकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है, इसलिए अब आगे चल के रूस को भी फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। इन नए सैंक्शन से यूरोपियन यूनियन भारत के लिए भी नई परेशानी खड़ी करने वाला है, क्योंकि अपने कुल फर्टिलाइजर इंपोर्ट का 50% से भी ज्यादा हिस्सा भारत रशिया से इंपोर्ट करता है और अगर रशिया में केमिकल खाद का प्रोडक्शन कम हुआ तो भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, जिसका असर दुनिया की पूरी फूड सप्लाई चेन पे पड़ेगा, क्योंकि इस समय भारत गेहूं और चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। अब कमाल की बात सुनिए, खुद यूरोपियन कंपनीज बेलारूस का इस्तेमाल रशिया को अपना सामान बेचने में कर रही हैं। अब यूरोप के लगाए सैंक्शंस रशियन इकोनॉमी को ठप करने के हिसाब से थे, लेकिन साथ ही साथ इसकी वजह से यूरोपियन कंपनीज के हाथ से काफी बड़ा मार्केट चला गया था। लेकिन बेलारूस अभी तक इन कंपनीज के लिए रशिया तक पहुंचने का गेटवे था, जो शायद अब बंद होने वाला है और इसका सीधा सीधा असर अब भारतीय कृषि उद्योग पे पड़ सकता है। इन सब के बीच अब यूनाइटेड स्टेट्स अपनी खुद की कंपनीज को बचाने की कोशिशों में है, क्योंकि चाइना यूएस की एक ऐसी कमजोरी का फायदा उठाने वाला है जिसकी मदद से खुद यूएस
मेक्सिको के साथ कई मिलियन डॉलर्स का ट्रेड कर रहा था। पहले मेन खबर के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यूनाइटेड स्टेट्स में बेचने के लिए मेक्सिको में असेंबली प्लांट्स खड़ी कर रहा है। मेक्सिको में गाड़ियां असेंबल की जाएंगी और लीगली इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में इंपोर्ट किया जा सकेगा। कमाल की बात यह है कि यूएस में चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंपोर्ट पूरी तरीके से बैन है, लेकिन मेक्सिको और यूएस के बीच साइन हुए एक ट्रेड पैक्ट की वजह से चाइना अब मेक्सिको के रास्ते यूएस में गाड़ियां बेच पाएगा। यूएस में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चाइनीज गाड़ियों से करीबन $55,000 महंगी होती हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन जनता अब यूएस ब्रांड्स की बजाय चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा प्रेफर करेगी। दरअसल ट्रम्प सरकार के दौर में मेक्सिको और यूएस के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया था और एग्रीमेंट में तय हुआ था कि मेक्सिको में बनी किसी भी देश की पैसेंजर कार्स को ड्यूटी फ्री अमेरिका में इंपोर्ट किया जा सकेगा। चाइना की BYD, चेरी, चैंगली कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इसी लूप होल का इस्तेमाल करके अब फोर्सफुली और लीगल तरीके से अमेरिकन बाजार में अपनी गाड़ियां बेच पाएंगी और यूएस फिलहाल किसी भी तरीके से इस इंपोर्ट को नहीं रोक सकता। ये ठीक वही तरीका है जिसका इस्तेमाल चाइना कई सालों से भारत में कर रहा है और बांग्लादेश भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके भारत में चाइनीज सामान डंप किया जा रहा है। अभी पिछले ही महीने बाइडेन सरकार ने चाइनीज ईवीज पे इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा के 102% कर दिया था, लेकिन चाइनीज ऑटो मेकर्स ने इस रूल का भी तोड़ निकाल दिया। लेकिन यूएस लॉ मेकर्स का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस एग्रीमेंट में फेरबदल किए जा सकते हैं। दरअसल कैमरा, सेंसर्स और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन गैजेट से किसी भी इलाके की निगरानी की जा सकती है। यूएस के साथ पहले भी चाइना ऐसा कर चुका है और इसकी वजह से अमेरिका की स्टील और सोलर इंडस्ट्री आज मेनली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि स्पेशली चाइना के इंपोर्ट को रोकने के लिए कुछ ग्लोबल रूल्स बनाने की जरूरत है। BYD और ग्रेट वॉल मोटर्स ने भी भारत में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सरकार ने अभी तक ऐसा करने से चाइनीज सरकार को रोका हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अभी तक अपने यहाँ टिकटॉक बैन नहीं कर पाया और भारत ने इसमें खराब हो जाएगा तब ये ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट उस खराब सैटेलाइट को सही करने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया के पास अपना कोई भी ऑपरेशनल स्पेस रॉकेट मौजूद नहीं है और अपने सभी स्पेस मिशंस के लिए ऑस्ट्रेलिया को यूरोपियन और अमेरिकन स्पेस एजेंसीज की मदद लेनी पड़ती है। खैर, भारत को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू करीबन $18 मिलियन के आसपास है। कमाल की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया पैरेलली अपने खुद के होम ग्रोन रॉकेट पे भी काम कर रहा है और ऑस्ट्रेलियन सरकार से अप्रूवल मिलते ही इस रॉकेट का पहला ट्रायल मिशन लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो ऑस्ट्रेलिया और भारत कुछ और स्पेस मिशंस को लेके भी म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और इसमें नए सैटेलाइट के प्रोडक्शन से लेके नए लॉन्चेस और ग्राउंड स्टेशन सेटअप करने के मिशन शामिल होंगे। भारत और दुनिया से जुड़ी हुई अपडेट्स अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हार्ट दे दीजिए।